अच्छा, ये प्रेजेंटेशन कहाँ से जाके मैं शेयर कर सकूंगा? शेयर स्क्रीन से, राइट? जी एग्जैक्टली, सेंटर में आ रहा है ना ग्रीन कलर का एरो। जी जी। जी उस पर क्लिक करें आप। अगर आपको विजिबल हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी बिल्कुल विजिबल हो गई है। सो वी आर गोइंग लाइव ऑन फेसबुक। नहीं अभी फिलहाल हम लाइव नहीं जा रहे हैं, हमारा प्लान इस तरह से है कि हम इसको सेशन को रिकॉर्ड करके फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पे ठीक है। डालेंगे। तो अभी हम सिंपली ओके, रिकॉर्ड कर जूम पे और फिर इसको हम। तो जूम पे आप पार्टिसिपेंट्स इसको लॉगिन करेंगे, ज्वाइन करेंगे। जी 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 ज्वाइन करें बिल्कुल। ओके। मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं, लोग ज्वाइन अच्छा, भी स्टार्ट करते करते हैं। जाएंगे। बिल्कुल श्योर। ओके, सो अभी हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो इंक्यूबेशन से हैं? 3-4 लोग हैं। जी ओके। ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you, NIC, for giving me this opportunity. This is Murtuza Feroz Jangra. I'm a seasoned chartered accountant from PwC Pakistan, and then I have been associated with PwC Pakistan, EY Dubai, Siemens Pakistan, and currently leading the finance function of Emaar Pakistan. Today, I'm invited to speak on how important the finance is for the startups. So, I would like to begin with with this quote that the success of any business depends upon how well you manage your finances. जितनी अच्छी तरह से कोई भी बिजनेस फाइनेंस को मैनेज करता है, उतना ही वो बिजनेस सक्सेसफुल रहता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, about 20% of the business will survive their first year. सिर्फ 20% इस 20 out of 100 business survive करते हैं अपने फर्स्ट ईयर में, and 10% of the business will survive 3 years, and about only 3% of the business will survive after 10 years. So जो 100 बिजनेस स्टार्ट होते हैं आज, उसमें से 10 साल बाद सिर्फ 3 बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं। तो वाई वाई दिस हैपेंस, क्या इसके रीजंस है? और जो इसका सबसे बड़ा रीजन है वो है, उनमें से एक है कि बिजनेस अपने फाइनेंस को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाते, वो कैश फ्लो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। सो मैनेजिंग योर फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट अर्ली स्टेज ऑफ योर बिजनेस। सो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो आप लोगों को फंडिंग दे रहे होते हैं, वो सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि आपका प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी है, बल्कि वो चाहते हैं कि फाउंडर वो हो जिसको नंबर्स की ग्रिप भी हो, जिसको पता हो कि नंबर्स कहाँ जा रहे हैं, उसे पता हो कि इसकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज नंबर्स में क्या है। सो लेट्स बिगिन विद हाउ फाइनेंस will play a role in your businesses. So any finance guy, whether it's a founder, it's a co-founder, or it's any expert in your team or any mentor in your team, will be involved in 4 stages of the startups. सबसे पहले एक फाइनेंस का पर्सन आपके स्टार्टअप की फॉर्मेशन में आपका पार्ट बनता है, क्योंकि जब भी आप एक स्टार्टअप लेते हैं, फिर आप उसकी फंडिंग के लिए जाते हैं, तो आपको अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी होती है, वेदर इट्स अ सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप रजिस्टर करवाएंगे या एक कंपनी रजिस्टर करवाएंगे। तो जो भी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज आप पूरी करेंगे, उसके लिए आपको एक फाइनेंस रिसोर्स की जरूरत होती है, चाहे वो फाउंडर के पास एक्सपर्टीज हो या कोई आपके टीम मेंबर्स के पास हो, उस कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए, वो होता है उसका बजट बनाना, उसकी फिजिबिलिटी बनाना, उसकी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करना। क्योंकि जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग होती है, उस वही नंबर्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स देखते हैं और उसकी बेसिस पे किसी भी स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है। तो एक
बजट किस तरह बनेगा, बजट के अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या होगी, हमारी सर्विसेज की या हमारी प्रोडक्ट की, हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज के एक्सपेंसेस क्या है, कॉस्ट ऑफ सर्विस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, हमारे नंबर ऑफ एक्सपेंसेस हैं वो कितने होंगे, हमें किस तरह अपने एक्सपेंसेस को ग्रो करवाना है, कितने परसेंटेज पे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, किस परसेंटेज पे वो ग्रो कर रहा है, इसके बाद उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, ये सब हम बजट में किस तरह हम बिजनेस के को एलोकेट करेंगे और फिर मार्केटिंग। जी मुक्ता, we can hear you. Can you continue, please? ओके ओके। देन एक फंडिंग प्लान जब बन रहा होता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी स्टार्टअप का, क्योंकि स्टार्टअप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इक्विटी अपने पास कितनी रखते हैं, और जब आप फंडिंग के लिए जाते हैं तो आप वो डेट रेस कर रहे होते हैं या इक्विटी रेस कर रहे होते हैं। उसके बाद उस इक्विटी की जो इक्विटी आपकी कम हो रही होती है बाय द टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इन्वेस्टर्स बिजनेस में कम इन करते हैं तो वो कुछ ले रहे होते हैं, तो आप तो आपको कितनी इक्विटी कम करनी है, किस रेशियो से करनी है, कितनी आपके पास रिटेन रख, कब आके आपको डेट की तरफ जाना है, कब आपको बैंक लोन्स की तरफ जाना है, ये सारी चीजें भी एक फाइनेंस रिसोर्स ही आपको बता सकते हैं और आपके पास इसकी फाइनेंस एक्सपर्टीज होनी चाहिए। हेलो, सॉरी मुर्तजा, आप लोग सब अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लें। सेशन के बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर का हम एक टाइम तो हमने रखा हुआ है, ठीक है? आप कंटिन्यू कर लें मुर्तजा। मुर्तजा, आपका माइक्रोफोन म्यूट है। जी, कैन यू हियर मी? जी, अब बिल्कुल आवाज आ रही है, थैंक यू। ओके। मुर्तजा, आपका माइक्रोफोन फिर म्यूट हो गया है। अब आवाज आ रही है? पता नहीं ये किस तरह हो रहा है, आई डोंट नो। जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, थैंक यू। अच्छा, कैन यू हियर मी नाउ? जी बिल्कुल। Yes. यस, ओके। सो द बेसिक क्वेश्चन इज, क्या एक फाउंडर, एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस स्टार्टअप फाउंडर के लिए क्या फाइनेंस का एक्सपर्ट होना जरूरी है? सो द आंसर इज नो। जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप फाउंडर या स्टार्टअप फाउंडर्स की टीम फाइनेंस की एक्सपर्ट हो, लेकिन ये जरूरी है कि उन्हें फाइनेंस के नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग हो, उन्हें पता हो कि एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उन्हें पता हो कि फाइनेंशियल रेशियोज क्या है, उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि एक बजट किस तरह बनता है और फाइनेंशियल नंबर्स क्या बता रहे हैं। तो इट्स बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ फाउंडर कि वो जस्ट नंबर्स पे थोड़ी ग्रिप ले और उसे आइडिया हो कि नंबर्स क्या स्पीक कर रहे हैं। एक स्टार्टअप की जब स्टार्ट होता है तो फाइनेंस इज द लीस्ट प्रायोरिटी होता है किसी भी स्टार्टअप का। स्टार्टअप के फंक्शन में फाइनेंस इज द लीस्ट प्रायोरिटी, लेकिन हमें इस पे फोकस करना इसलिए जरूरी है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ आपके बिजनेस प्लान या आपकी प्रोडक्ट मिक्स को नहीं देखते। इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर नंबर्स। वो ये देख रहे होते हैं कि ये बिजनेस ग्रो कितना करेगा और उसकी बॉटम लाइन क्या होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स वांट कि स्टार्टअप प्रॉफिट जनरेट करे और वो पैसे बनाए। अगर इन्वेस्टर सिर्फ आपकी ग्रोथ में या आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है, वो पैसे बनाने में इंटरेस्टेड है, और पैसे बनाने के लिए उसे नंबर्स चाहिए और उसे प्लान चाहिए, हाउ विल यू अर्न द मनी। इसीलिए फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, फाइनेंशियल फोरकास्ट ये बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए, और उसे बनाना, उसे समझना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। सो इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप, फाइनेंस हैव अ डिफरेंट रोल। एट द टाइम ऑफ सीड फंडिंग, जब हम सीड के स्टेज पे होते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाना
और फंडिंग स्ट्रेटेजी बनाना और कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना, ये फाइनेंस का रोल होता है कि कॉम्पिटिटर्स की प्राइस क्या है, कॉम्पिटिटर किस प्राइस में वो सर्विसेज बेच रहा है, किस वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम मुझे चाहिए, कितना वॉल्यूम ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि उसमें मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा। तो ये सीड के टाइम पे ये रिक्वायरमेंट, ये रोल प्ले कर रहा होता है फाइनेंस। सीड के बाद जब हम एक स्टार्टअप फेज में चले जाते हैं तो फाइनेंस आपको हेल्प करता है आपके इन्वेस्टर से लायज इन करने में, आपके टैक्स और अकाउंटिंग मैटर्स में और बजटिंग करने में। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि एक बजट बनाना, एक इन्वेस्टर्स के लिए फोरकास्ट बनाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। और हर इन्वेस्टर और हर जो भी आपके बैंक्स हैं, जो भी आपके लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, वो आपके फाइनेंशियल मांगेंगे, आपके बजट और आपकी फोरकास्ट मांगेंगे। जब एक बिजनेस स्टार्टअप के फेज से निकल के ग्रोथ के फेज पे जाता है तो इन्वेस्टर्स फिर रेगुलर अपनी रिपोर्ट्स मांग रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स रेगुलर बिजनेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि जो बजट बनाया था, जो फोरकास्ट बनाई थी, उसके बाद जो एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कितने डेविएट कर रहे हैं या उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएशंस कितना है। उसमें फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है और ये सारी रिपोर्टिंग इन्वेस्टर्स को दे रहा होता है। जब बिजनेस मैच्योर होने की तरफ जाता है तो फिर फाइनेंस का रोल आता है कि वो कैश फ्लो किस तरह मैनेज कर रहा है, क्योंकि एक बिजनेस के लिए मैच्योरिटी स्टेज पे और ग्रोथ स्टेज पे कैश फ्लो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल तो हो लेकिन वो कैश फ्लो सही से मैनेज ना कर रहा हो और लिक्विडिटी क्रंच में आ जाए। लेट अस गिव सम एग्जांपल्स ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स। अभी हमने देखा एक बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टार्टअप जो क्यू कॉमर्स में था, जो पाकिस्तान का फर्स्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने जा रहा था, वो फेल हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही था कि वो फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाए। उन्होंने ग्रोथ के चक्कर में उन्होंने इतनी ज्यादा ग्रोथ पे फोकस किया कि उन्होंने अपने कैश फ्लो को मैनेज नहीं किया। उन्होंने कैश फ्लो के लिए मैनेज करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं रखी। उनका सिर्फ फोकस ये था कि जैसे ही हम सर्टेन टारगेट अचीव करेंगे हम फिर इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे और दोबारा पैसे रेज करेंगे। जबकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बिजनेस के बॉटम लाइन में इंटरेस्टेड होते हैं, वो आपकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड तो होते हैं लेकिन वो ये चाहते हैं कि अगर आपका रिटर्न ही नहीं आ रहा तो कब तक आपको इन्वेस्टमेंट देंगे। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि हम किसी तरह फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में ग्रोथ दिखाएं, मार्केट कैप्चर करें और फंड रेज करें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एज अ इन्वेस्टर बन के अगर आप सोचें तो इन्वेस्टर इज मोर फोकस ऑन प्रॉफिट्स, क्योंकि जब प्रॉफिट्स होगा तो ही वो एग्जिट कर सकेंगे, अदरवाइज वो एग्जिट नहीं कर सकेंगे। तो मेच्योर, जब बिजनेस एक मैच्योर की तरफ, मैच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है तो कैश फ्लो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब भी हम कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिसमें एक दो बेनिफिट वो है जो हमें डे फर्स्ट से कंसीडर करने चाहिए, जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट। जिस पॉइंट पे आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, उस पॉइंट पे ही आपको पता होना चाहिए कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, वो कितना वॉल्यूम है जो मैं अचीव करूंगा तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, मतलब मैं लॉस से निकल आऊंगा। वो पॉइंट बहुत जरूरी है, वो पॉइंट हमें अचीव करना है। इसके अलावा हमें क्राइसिस मैनेजमेंट का पॉइंट को जहन में रखना होता है, जो एयरलिफ्ट के केस में हमें सिखाया गया है। अगर एक स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिलती है तो उसके पास क्या बैकअप प्लान है। अगर कोई बैकअप प्लान नहीं है तो फिर चाहे वो यूनिकॉर्न बनने जा रहा हो वो फिर फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो जाएगा। तो क्राइसिस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास बैकअप फंड्स होने चाहिए कि अगर कल मुझे इन्वेस्टर से पैसा ना मिला तो फिर मैं ये बजटरी कंट्रोल लूंगा, यहाँ यहाँ पे मैं पैसे बचाऊंगा और मैं इस बिजनेस को सस्टेन कर सकूंगा। अगर मेरी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होंगे तो फिर मैं बिजनेस को सस्टेन नहीं कर सकता। फाइनेंशियल मिस्टेक, सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक जो स्टार्टअप्स कर रहे होते हैं वो अपने सक्सेस सिर्फ इस चीज से देख रहे होते हैं कि इन्होंने कितनी फंडिंग रेस की। ऑल्दो जो इन्वेस्टर होता है वो देख रहा होता है कि आपको प्रॉफिट कितना जनरेट करके देंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप बिजनेस रन कर रहे हैं, आप एक कारोबार कर रहे हैं। और कारोबार में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना ग्रो करते हैं, कारोबार में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कितना पैसा बना के देते हैं। सो सिर्फ नंबर्स की तरफ ना जाएं, सिर्फ वैल्यूएशन की तरफ ना जाएं, लेकिन अपने स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल बनाने की तरफ जाएं कि आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स आप इसको प्रॉफिटेबल बनाएं। क्योंकि सिर्फ अगर आप नंबर्स की तरफ जाएंगे तो फिर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वो स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल एडवाइस दी जाती है कंसल्टेंट्स की तरफ से और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स की तरफ से और बिग फोर की तरफ से, वो ये दी जाती है स्टार्टअप्स को कि अपनी स्पेंडिंग्स पे फोकस करें, ओवर स्पेंड ना करें। जिस तरह एक नॉर्मल कारोबार स्टार्ट होता है, जिस तरह एक सुपर स्टोर स्टार्ट होता है, वो कहते हैं, हमारी उर्दू में कहावत है कि अपने पाँव देख, चादर देख के अपनी पाँव फैलाओ।
मतलब जितने आपके पास इनकम है उतने एक्सपेंसेस करोगे तो फिर आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप ओवर स्पेंड करोगे तो फिर दोबारा आप अगर इन्वेस्टर्स के पास जाओगे कि हमें दोबारा फंड करो, तो वो नाइटमेयर होता है इन्वेस्टर के लिए। तो अपने बर्न रेट पे और अपने एक्सपेंसेस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें कि हम किस तरह अपने एक्सपेंसेस को बचा सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the success of any business is depend upon how you manage your finances. Thank you very much. Yes, any questions from your side? The floor is open. Thank you very much, Murtaza. अब आप लोगों का क्वेश्चन है, तो सवाल है आसाब। बहुत अच्छा मौका है, मुर्तज़ा बहुत सीजन्ड चार्ट अकाउंटिंग भी है, एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह उनको इंडस्ट्री का है। तो अभी आपको अपने स्टार्टअप से रिलेटेड कोई भी चैलेंज आ रहा है फाइनेंस के हवाले से, तो अभी आप डिस्कस कर सकते जी। ऐसा आपका हो समरा। जी है सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली आप जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं, अगर हमें कस्टमर बना रहे हैं तो बर्न रेट इतना होता है कि हमें पहले ट्रस्ट गेन करना होता है, तो उसमें ही हमारा इतना बर्न रेट चल जाता है कि जो बैकअप नहीं हो पाता। तो हमें एक स्टार्टअप के साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे होते जो उससे लिंक नहीं कर रही होती, तो ये इस तरह से फिर हम कवर अप कर पाते हैं कि करना सही है ये? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे तो आपको अपने फाइनेंशियल्स को देखना है, अपने बजट को देखना है कि मैं कहाँ से पैसा बनाऊं। देखिए, बर्न रेट हर स्टार्टअप का होता है और स्टार्टअप का पर्पज ये होता है कि वो स्टार्ट में बर्न करते हैं और फिर वो एक सर्टेन पॉइंट पर प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम साल 2 साल बाद भी हम बर्न नहीं कर रहे हो और हम लोगों से पैसे ले रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो लोग भी आपसे पूछेंगे ना कि प्रॉफिट कब बनाओगे। अगर हम एक स्टोर भी खोलते हैं, एक सुपर स्टोर भी खोलते हैं, तो हम फर्स्ट डे में 6 महीने का हम क्वेश्चन रखते हैं कि 6 महीने तक हम लॉस करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट बनाएंगे। उसमें हमारा अपना पैसा होता है। लेकिन जब हम दूसरे का पैसा लेके, इन्वेस्टर्स का पैसा लेके बिजनेस करते हैं या स्टार्टअप करते हैं, तो हम इस बात को क्यों कंसीडर नहीं करते कि यार 6 महीने बाद फिर मैं प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दूंगा, 1 साल बाद मैं प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दूंगा। अगर मैं 2-3 साल तक बर्न नहीं करता रहूंगा, तो अगर वो इन्वेस्टर्स ने नेक्स्ट टाइम मुझे मना कर दिया, तो फिर तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो मुझे मेरे बिजनेस की सस्टेनेबल बनाना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 1 साल बाद मेरा इन्वेस्टर मुझे मना भी कर दे, तो मेरे बिजनेस के बाद इतना रेवेन्यू होगा वो खुद अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। जैसा एक क्वेश्चन ये था कि मेरा जो स्टार्टअप बेसिकली एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है, मेरा सास वर्जन है, तो हम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, तो साथ साथ उसकी हम कमीशन भी दे रहे हैं पर ऑर्डर के ऊपर। तो कमीशन सब्सक्रिप्शन, तो ये मॉडल है हमारा बिजनेस मॉडल। तो मैं 3% पर ऑर्डर के ऊपर, 3% और बाकी उनकी पैकेजेस वाइज होंगे। तो ये पूछना था कि ये इस तरह से लेके चलना ये सही है? क्योंकि मुझे बहुत 2-3 लोगों ने एडवाइस दी थी कि आप एक चीज को फोकस करें, सब्सक्रिप्शन रखें या कमीशन रखें। कमीशन आप किसको दे रहे हैं? हाँ, कमीशन हम दे रहे हैं, नमीज के पर ऑर्डर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं ताकि उनका ऑर्डर आए वेंडर्स का। सही ठीक है, और ठीक है। ऑर्डर पर 3% दे रहे हैं, बहुत वेंडर्स का कमीशन है। और जो हमारा मेन वो जो है कि वो है कि हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है, कि हम ठीक 30 है, सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं पर मंथ। लेकिन कमीशन तो आपको देना पड़ेगा ना, वो तो आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है ना। सही है। नहीं बैंड, हाँ वो तो देंगे, ये हम पे डिपेंड करता है तो हम लें या ना लें। ये हमारे एक मोड है, हमने एक्स्ट्रा उनको ट्रस्ट गेन करने के लिए हम बोलने से हम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। अब बाकी उनका एक साल का आप सब अर्न कैसे करेंगे, जो वेंडर्स आते हैं हमारे पास, वो फिर उनकी मल्टीपल क्यूरीज होती हैं कि हमारी सेल हो या ना हो, तो हमने हम आपकी सेल भी ला के देंगे, फिर सब्सक्रिप्शन सर्टेन अमाउंट भी लेंगे। ठीक तो है, ये वो तो मॉडल आप था। एडिशनल सर्विसेज दे रहे हैं तो आप कमीशन तो लेंगे ना। अगर आप कमीशन नहीं लेंगे तो देखिए, ग्राउंड रियलिटीज तो ऐसा आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि वो वेंडर कितने सेटिस्फाई होके जा रहे हैं, और नए वेंडर्स अगर आ रहे हैं तो वो इस पे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। अगर टर्न वेंडर का टर्नआउट हो रहा है या वेंडर्स जा रहे हैं या कुछ वेंडर्स सिर्फ इस वजह से नहीं आ रहे, तो फिर आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं या इसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपका फोकस ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करें। ऐसा ही है। यस सर।
तो मार्केट कैप्चर करने के लिए तो हो सकता है आपको रेवेन्यू थोड़ा कम करना पड़े, लेकिन जैसे ही आप अपनी डिजायर्ड मार्केट को अचीव कर लेंगे, फिर आपको जितने रेवेन्यू के वो खोलने हैं, रेवेन्यू के रास्ते खोलने हैं, वो आप खोल सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे फूड पांडा है। फूड पांडा ने जब लॉन्च किया था, जब उसका कमीशन बहुत मिनिमम था, उसका टारगेट और उसकी डिलीवरी फीस भी नहीं थी। अच्छा, एज अ कस्टमर हमें अच्छा लगता था कि हमें एक जगह से सारी चीजें मिल जाती थी और हम फूड पांडा से ऑर्डर कर लेते थे, तो हमें कोई डिलीवरी फीस भी नहीं देनी पड़ती थी। और फूड पांडा रेस्टोरेंट से भी बहुत कम कमीशन चार्ज करता था। लेकिन जब फूड पांडा ने देखा कि इसकी कस्टमर बेस लॉयल हो चुकी है और बहुत बड़ी हो चुकी है, तो फिर उसने ये किया कि उसने कस्टमर से भी डिलीवरी फीस लेना शुरू कर दी और रेस्टोरेंट से 30% मार्जिन लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि अब वो लॉक इन हो चुके हैं। अब कस्टमर भी कहीं नहीं जाएगा और अब वेंडर भी कहीं नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा नॉर्मल बिजनेस मॉडल यही होते हैं कि आप पहले कस्टमर बढ़ाते हैं, कस्टमर की लॉयल्टी गेन करते हैं, लॉक इन करते हैं, उसके बाद अपने अपनी मर्जी की प्राइसेस लेते हैं और अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाते सही, ये कंसर्न है, इसी की थैंक यू सर। हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? जी आप लोगों में से और भी किसी का अगर कोई सवाल है तो प्लीज शेयर करें, अदरवाइज हम सेशन पे एंड करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी मतलब काफ़ी टाइम ले लिया है। आई नो कि काफ़ी कभी स्केड्यूल काफ़ी टफ होगा आपका मतलब। अच्छा, ये आप लोग जितने भी फाउंडर्स हैं उनकी टीम में फाइनेंशियल मॉडल्स किस तरह बना रहे हैं, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, और बजट्स किस तरह बना रहे हैं आप लोग, प्राइसिंग किस तरह कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, और अपने एक्सपेंसेस को किस तरह ट्रैक कर रहे हैं, कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ऑनलाइन, क्या कर रहे हैं? सर अभी बेसिकली सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी उतना ट्रैक करने की हमें नीड ही थी। हमने फिर अभी फाइनेंशियल जो मॉड्यूल बनाया, हमने एक सैलरी बेस्ड जो ऑपरेशन कॉस्ट है उनको फोरकास्ट किया हुआ है। और मेरा तो बेसिकली क्लाउड बेस्ड है, हमें ऑपरेशन बस ओके, की ना नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये भी था, अगर मैं आपको अगर स्क्रीन शेयर करके कुछ पूछ सकूं, मुझे इसमें एक फाइनेंशियल इशू भी था, मैंने फोर बनाई हुई थी, उसमें बस मुझे होस्टिंग का डेटाबेस का होगा, बाकी तो मेरा कोई एक्सपेंस नहीं है, प्रोडक्ट प्रोडक्शन नहीं है मेरी, ना कुछ वैसा है नहीं। तो मैंने प्राइस मिनिमम बनाई है, तो अगर वो सही है या नहीं है, ये थोड़ा मुझे डाउट था। अगर मैं ओके। 2000 पर मंथ दे रहा हूँ, तो ये इनफ है क्या, उससे कम ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि मैं जैसे फूड पांडा की अपनी मिसाल दी है, मैं पूरा फूड पांडा का जो प्लेटफॉर्म है वो सब्सक्रिप्शन के मैं दे रहा हूँ एक वेंडर को, ताकि वो अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट या अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने आप को कस्टमाइज कर सके, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस अलाउड कर सके अपने नियर बाय कस्टमर को या नेक्स्ट सिटी कस्टमर को। ठीक है, ठीक है। आप इस मीटिंग के बाद आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा, मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, देख के। ठीक है सर। मेरा एक सवाल ये है कि अक्सर हमारे स्टार्टअप आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है शायद, है ना? नो। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, चलें, दैट्स गुड। अच्छा, इसके अलावा आफ्ताब, आपको आप शेयर करेंगे अपनी डिटेल्स कि किस तरह आप अपनी फाइनेंस को ट्रैक करें? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ बेसिकली हम जो है एक्सेल में मंथली एक्सपेंस जो है वो कर रहे होते हैं मैनेज। अभी ये मिसाल के तौर पे कुछ परचेजिंग कर ली या फिर जो जो किसी को सैलरीज देनी है, तो वो एक्सेल में मंथली हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सर, फाइनेंशियल प्लान बना रहे होते हैं कि फाइनेंशियल प्लान आपके पास हो और फिर आप देख लो कि एक्चुअल एक्सपेंसेस फाइनेंशियल प्लान के अगेंस्ट किस तरह जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगले 3 महीने का अपना एक फोरकास्ट बनाता हूँ कि मेरे अगले 3 महीने तक यही एक्सपेंसेस होंगे, यही मेरी इनकम है, और फिर मैं नेक्स्ट मंथ देखूंगा कि मेरा एक्चुअल एक्सपेंस क्या आया है और उसके अगेंस्ट मेरे क्या वेरिएशन है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर आप कभी भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके प्लान से कितनी डेविएट कर रही है। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मंथ स्टार्ट हो उसकी मंथ की पहले प्लानिंग स्टार्ट करें,
और मंथ एंड पे उसको चेक करें कि आपने क्या अचीव किया और क्या अचीव नहीं किया, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग में और अपने रिजल्ट्स अचीव करने में। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि हमने बेसिकली अपनी कंपनी भी रजिस्टर करवा ली थी ठीक है। एज प्राइवेट लिमिटेड, तो अब उसके बाद आपको आइडिया है कि क्या वो फेस करना पड़ता है कि रिटर्न्स फाइल वगैरह करने पड़ते हैं, तो उस देखिए हवाले आपने से अगर भी आपकी हेल्प रिक्वायर्ड होगी। देखिए आपने अगर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करवाई है तो फिर उसके सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको ईयरली पूरी करनी होगी। अगर वो सेलटेक्स में रजिस्टर्ड है तो आपको मंथली फाइलिंग करनी होगी, और अगर सेलटेक्स में रजिस्टर नहीं करवाया आपने तो आपको ईयरली कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको फाइल करनी होगी। या आप अपने कोई भी सही सही, फाइनेंशियल क्या हमने कंसल्टेंट से या किसी से। जी 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 जी, आप कंटिन्यू करें। जी जी, आप कंटिन्यू करें आनंद। क्या हमें नीड है कि हम जो है एक तो कंसल्ट करते रहते हैं, एक फाइनेंस ऑफिसर है तरह कि हमें इन ऑफिस कोई पार्ट टाइम हायर करें जो कि फाइनेंस मैनेज करे, अभी नीड है या फिर हम ना करें अभी? नहीं नहीं नहीं, अभी नीड नहीं है आपकी। आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी आपका क्या साइज है बिजनेस का, क्या रेवेन्यू है? रेवेन्यू तो कम है, 500,000 तक कह सकते हैं। हाँ नहीं, इतना ज्यादा नहीं है अभी। आपको जरूरत नहीं है फाइनेंस के गाय की। अभी तो आप सिंपल एक्सेल पे या क्विक बुक वगैरह पे या ऑनलाइन जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है क्लाउड बेस्ड, उन पे आप अकाउंटिंग करें और ईयर एंड पे किसी भी कंसल्टेंट को 2-4 हज़ार रुपए दे के रिटर्न फाइल करवा दें। सही सही, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, शाहजाना ने बेसिकली एक सवाल किया हुआ है चैट में, उन्होंने लिखा हुआ है कि व्हाट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डिवाइडिंग द इक्विटी बिटवीन पार्टनर्स। तो अच्छा, ये स्टार्टअप्स को ये चैलेंज अच्छा। जरूर रहता है कि इक्विटी जो है ना, इस इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन वो किस हिसाब से होनी हम्म चाहिए, तो ये बाज़ दफ़ा बड़े ही अनरियलिस्टिक रहते हैं। तो इसमें अगर आप हम्म। उनकी थोड़ी गाइड करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी एलोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बिटवीन पार्टनर्स तो डिपेंड करता है कि अब देखें, एक पार्टनर वो होगा जो फाउंडर होगा, बाकी बाकी पार्टनर्स वो होंगे जो को फाउंडर्स होंगे। तो अगर जो फाउंडर है उसके पास मेजोरिटी स्टेक होना चाहिए, क्योंकि 60, अगर दो पार्टनर है तो 60-40 पे ले जाए या 55-45 पे ले जाए। अगर तीन पार्टनर है तो 40-30 पे ले जाए। इस तरह आप डिस्ट्रीब्यूशन करें ताकि जो एक मेन फाउंडर हो, जो सीईओ, उसके पास मेजर चंक हो। और होता ये है कि जैसे जैसे आप इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करते हैं अपने स्टार्टअप में, वैसे वैसे आपकी इक्विटी कम होती जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर भी इक्विटी लेता है तो उसी रेशियो से कम होती है। फिर आपको स्टॉक ऑप्शंस भी देने पड़ते हैं अपने एम्प्लॉइज को। तो इसको इस तरह मैनेज करें कि जो बंदा फाउंडर है उसके पास हमेशा मेजर स्टेक आप लोगों के पास ही रहे। वरना कुछ टाइम ऐसा आता है जिससे भारत पे को पता नहीं, मुझे नहीं पता आप कितने लोगों ने फॉलो किया है, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप था फिनटेक में, उसको जिसने फाउंड किया था उसके पास एट द एंड ऑफ सम टाइम 10% इक्विटी रह गई थी, और इन्वेस्टर्स ने उसी को किक आउट कर दिया उसके स्टार्टअप से। जब वो $1 बिलियन कंपनी बन गई तो भारत पे से उसके फाउंडर को ही किक आउट कर दिया। तो इतनी, जब हम इतने ज्यादा डाइल्यूट हो जाते हैं, इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हम खुद इतने कमजोर हो जाते हैं कि इन्वेस्टर्स की कंपनी रह जाती है और फाउंडर्स की कंपनी नहीं रहती। तो इसीलिए अपने आप को इतना ज्यादा डाइल्यूट ना करें। एक स्टेज पे जाके डेट की तरफ भी जाना शुरू करें, एक स्टेज पे जाके अपने एक्सपेंसेस कम करके अपने आप को मैनेज करना शुरू करें, क्योंकि इन्वेस्टर से जितने पैसे लेंगे वो आपकी इक्विटी लेगा, और इक्विटी लेने के बाद वो आपके बिजनेस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। जी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा। आप लोगों को किसी और का कोई सवाल हो तो प्लीज शेयर करें, अदरवाइज हम लोग फिर सेशन एंड करते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा, सो नाइस ऑफ यू, आपने बहुत टाइम दिया। और इंशाल्लाह हम अपने स्टार्टअप्स के साथ आपका एक और सेशन भी रखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली
फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि यूजुअली जितने भी स्टार्टअप होते हैं वो उस पर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते शुरू में। वो अगर टेक साइड पे है तो टेक्नोलॉजी साइड पे फोकस किया हुआ होता है, बिजनेस साइड पे तो बिजनेस साइड पे फोकस किया हुआ होता है। तो इंशाल्लाह हम आपको फिर दोबारा तकलीफ देंगे, ठीक है? आपका माइक्रोफोन म्यूट है मेरे ख्याल में। Thank you so much, Kafa. Thank you so much, and I'm available anytime. चलें, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।